नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है और हमारी जीडीपी जो है पहली दफ़े -23.9 हो गई है। 23.9। जीडीपी पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जिक्र करेंगे जो चीन के साथ हमारी सरहद है वहाँ क्या हो रहा है, जिस पर एकदम प्रधानमंत्री की तरफ से चुप्पी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर पिछले 4 महीने से तनाव बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास भारत और चीन के फौजियों के बीच एक बार फिर आमना सामना हुआ है और चीनी फौजियों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है। हमारे फौज ने बयान जारी करके कहा है कि 29 और 30 की रात को, 29 और 30 अगस्त, आज 31 अगस्त है, 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी फौजियों ने पूर्वी लद्दाख में पिछले जो एक कंसेंसस बना था, सहमति बनी थी, उसका उल्लंघन किया और उकसाने की हरकत करते हुए जो एक स्टेटस को बना हुआ था उसको बदलने की कोशिश की। तो हमारी फौज ने चीनी फौजियों की इस कोशिश को नाकाम किया और चीनी फौजियों को पीछे धकेल दिया। भारत ने इस इलाके में अपने फौजियों की तैनाती और भी बढ़ा दी है। हम आगे बढ़े तो ये भी कहना ज़रूरी है कि फ़ौज ने अभी तक हमारी ये नहीं बताया कि कितना गंभीर था ये आमना सामना और इसमें क्या कोई किसी की जान गई है हमारे फौजियों की या चीनियों की, और ज़ख्मी कितने हुए हैं, ये कोई डिटेल्स नहीं है। पेंगोंग लेक के इलाके के पास हुई इस ताज़ा आमना सामना जो हुआ है, इसके बावजूद चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई है। वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। ये लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ये भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलिराम दीपक, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दीपक, हमेशा की तरह हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो मौजूदा आमना सामना हुआ है, इसके मायने क्या हैं और क्या ये एक और नेगोशिएटिंग पॉइंट खोलने की कोशिश है? ये कितना गंभीर है ये आमना सामना? सबसे पहली बात ये तो जो दक्षिण छोर है, जो पहले सारी झड़पें हुई हैं या फिर जो चीन अंदर आया है, उसमें वो उत्तरी छोर था और फिंगर 4 से लेकर के 8 के बीच में, लेकिन ये दक्षिणी छोर में है और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जो उनकी जो कोशिश है तो हमारे जो फौजी है उसको नाकाम कर दिए। इसका मतलब कि जो हम हैं, हमारी जो सेना है, वो जो ऊंची चोटियां हैं जो दक्षिण छोर की, जो पनकुंगसो के आसपास की, उसमें हमने कब्जा कर लिया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है और हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको दर्शाती है कि अगर चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो उसको नाकाम करने के लिए हम क्यों ना पहले ही जो ये चोटियां हैं जहां ये उसकी मंशा है कि वो इनको भी कब्जे में कर लेगा, तो इसमें क्यों ना हम जो यथास्थिति है उसको बदलने से रोके। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता मामला ऐसा ही है। इसके कुछ मायने ये भी हैं क्योंकि जो चीन भारत को ये बोल रहा है कि अगर जो डिसएंगेजमेंट होना है वो इक्वल और म्यूचुअल होना है, तो मतलब बराबर की डिसएंगेजमेंट होनी है,
अगर हम जैसे 2 किलोमीटर पीछे जाते हैं तो आप भी 2 किलोमीटर पीछे जाइए। लेकिन इस तरह की जो डिसएंगेजमेंट है वो भारत ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि जैसे हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि ये इस तरह की जो डिसएंगेजमेंट है वो फिर हमारी ज़मीन में होगी, वो चीन की ज़मीन में नहीं होगी। जी लेकिन दूसरा ये पहलू है कि ये मामला बिल्कुल संगीन है और हो सकता है कि चीन जो दबाव है भारत पर उसको बरकरार बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से बोल दिया है कि जो डिसएंगेजमेंट हमारी तरफ से तो पूरी है, वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि वो पूरी हो गई है, और हम मानते हैं कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि उसमें डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इसका पहलू है। जी प्रोफेसर दीपक जी, मैं आगे बढ़ता हूं। 15 जून को गलवान घाटी में हुई जो आमना सामना हुआ था, झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत चीन के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों का कोई खास नतीजा सामने नहीं आया है। चीनी फौज ने गलवान घाटी में कुछ कैंप्स को खाली किया है, लेकिन चीन पैंगोंग लेक और डेप्सोंग इलाके में पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच चीन ने कई अस्थायी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस भी कर लिए हैं। पैंगोंग झील के पास चीन ने जो नया निर्माण किया है, जो कंस्ट्रक्शंस किए हैं, सैटेलाइट्स तस्वीरों में नए शेड्स दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनको मिले इनपुट के मुताबिक लद्दाख में डेमचोक के पास चीन ऑप्टिकल केबल भी बिछा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर, और बेहतर संचार व्यवस्था के लिए 5G नेटवर्क बना रहा है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है प्रोफेसर दीपक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीनी फौज की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी संख्या में तैनाती समझ से परे है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उधर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में और दूसरे संबोधनों में और विषयों पर तो बोलते हैं, लेकिन चीन पर खामोश है। और चीन को लेकर प्रधानमंत्री की इस चुप्पी के मायने क्या हैं, और जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये हमारी टॉप लीडरशिप का जो हाल है? सेना वो अपनी कार्रवाई वहाँ पर कर रही है, और जिस तरह से ये जो अभी का जो नई झड़प का मामला आया, तो इससे लगता है कि हम वहाँ पर सतर्क है, और जो जितनी भी जो चीन की कोशिशें हैं उसको नाकाम करने में तत्पर हैं। और शायद ये भी ये है कि चीन पर थोड़ा दबाव इस तरीके से बनाया जाए कि चीन अगर जो अतिक्रमण करता है तो भारत भी कुछ जगह पे जहाँ लगता है कि उसको वो कर सकता है तो वहाँ अतिक्रमण वो कर सकेगा। लेकिन जहाँ तक विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट का सवाल है कि चीन में जो डिप्लॉयमेंट है वो उनकी समझ से बाहर है, मुझे लगता है कि सब लोग ये समझ रहे हैं, खास करके जो एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, इस बात को मानते हैं कि चीन पूरी तैयारी कर रहा है। जैसे आपने भी बताया कि वो जो सर्दियों में भी वहाँ रहने की पूरी उसकी तैयारी है, जिस तरह से वो स्ट्रक्चर बना रहा है वहाँ पर। और यहाँ तक कि जो चीनी जो मीडिया है, वेबसाइट में खास करके जो सोशल मीडिया है, वो जो फौजी हैं उनके जो उसमें ये साफ तौर से बताया गया कि तो विंटर में भी चीनी फौजी वहीं रहेंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री की चुप्पी की बात है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जैसे चीन का हम नाम इस समय नहीं लेते हैं, मुझे लगता है कि उसमें नाम लेने में मुश्किल ही क्या। तो जो भी हमारे व्याख्यान आते हैं उसमें हमें सीधे तौर पर के चीन का नाम लेना चाहिए, और जो चीन वहाँ कर रहा है और हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, ये सब उनको जनता के सामने रखना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। चीन के इस रवैये को देखते हुए भारत ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों की तादाद कम ना करने का फैसला किया है। बीती 23 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक में लद्दाख के जो हालात हैं उनकी समीक्षा की थी। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीनी घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए फौजी रास्ता भी खुला हुआ है, उस पर भी विचार किया जा सकता है।
और जनरल रावत ने यह भी कहा था कि दोनों देशों के फौज के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद ही फौजी रास्ते पर सोचा जा सकता है। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है प्रोफेसर दीपक, कुल मिलाकर इस दफ़े भारत का जवाब कैसा रहा है, रिस्पांस कैसा रहा है? पिछली दफ़े जो हुआ था गलवान में, उस वैली में, वी वर कॉट अनअवेयर्स, हमसे कोताही हुई थी और वो चीनी अंदर आ गए थे। इस दफ़े का रिस्पांस आपको कैसा लगा है? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह जो इस बार का जो रिस्पांस है, जो मेरी समझ के हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। और जो हमने जो हाइट्स वहाँ पर जो दक्षिण छोर है उसका उस पे हमने कब्जा कर लिया, और ये एक निगोशिएटिंग पॉइंट हो सकता है, और ऐसे ही कई पॉइंट और भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक संकेत उस दिशा में भी है कि सिर्फ जो वेस्टर्न सेक्टर ही नहीं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं वो दूसरे सेक्टर में भी हो सकती है। और ये एक भारत की तरफ से एक इशारा है कि हम जो आपकी जितनी भी आप कोशिशें कर रहे हैं अतिक्रमण की, उसको हम नाकाम करेंगे, और जो आप स्टेटस को बदलने की बात सोच रहे हैं, मंशा रखते हैं, उसको भी हम नाकाम कर देंगे। हालांकि जैसे चीन में मैं फॉलो कर रहा हूँ इस न्यूज़ को, जापान के एक रिपोर्टर ने उनके जो मोफा का जो स्पोक्स पर्सन है उससे प्रश्न पूछा आज कि ये क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार किया कि हमारे फौजी तो बिल्कुल नहीं गए हैं और बिल्कुल भी अतिक्रमण की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक संगीन मामला है, और ये भी दर्शाता है कि हमारी जो पहल है, खास करके जो सैन्य मैकेनिज्म हमने अभी तक एंगेज किए हैं, अख्तियार किए हैं, या फिर जो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स खोले हैं वार्ता के लिए, वो बिल्कुल अभी तक नाकाम रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बिंदु हो सकता है कि प्रेशर पॉइंट हो सकता है, और इस तरह के और भी आगे चल करके हमको हो सकता है कि प्रेशर पॉइंट मिल सकते हैं देखने के। लेकिन हमें इस बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये काफ़ी खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है, और उसके लिए मुझे लगता है कि सारी सेना तैयार है। जैसे आपने कहा कि सेना हमने बढ़ा दिया वहाँ पर 2 डिवीज़न, तो ऑलरेडी वहाँ 1 डिवीज़न और हम भेज रहे हैं, और जो पूरी चीन की जो शक्ति है सेना की, उसका पूरा मुकाबला डट कर करने के लिए वहाँ पर हम तैयार है। और मुझे लगता है कि जो शीतकाल है उसका भी हमने इंतजाम कर लिया है, और इंतजाम हो रहा है। तो हम एक लंबे समय के लिए चीन के साथ टकराव की दिशा में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दीपक, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में वरिष्ठ वकील सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाए जाने के बाद प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं सम्मानपूर्वक, रिस्पेक्टफुली उन्होंने कहा, जुर्माना चुकाऊंगा। अगर कोई और फैसला भी होता तो मैं उसे भी ज़रूर मानता। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की ओर ध्यान खींचा है। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जीतता है तो हर भारतीय जीतता है। कोर्ट कमज़ोर होता है तो वो लोकतंत्र के हर एक शख्स को कमज़ोर करता है। इससे पहले सज़ा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भी ज़रूरत है। प्रशांत भूषण को उनके 2 ट्वीट को लेकर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। ये सुनते हैं प्रशांत भूषण क्या कहते हैं। मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का, चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे साथ हैं संजय चड्डा, आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। संजय, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रशांत भूषण पर ₹1 का एक टोकन फाइन लगाया गया है। इस अदालत के इस फैसले के मायने क्या है? देखिए, ये एक हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि ये नोशनल ही होता है। और जैसे कि आपको याद होगा, जस्टिस काटजू को बुलाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस काटजू को उनसे कहा गया था कि आप आइए, और उन पे कंटेम्प्ट का हुआ और उन्होंने अपॉलॉजी मांगी थी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी थी और वहां पे खत्म हो गया था। सिमिलरली अगर आपको याद हो, अरुंधति रॉय ने जो नर्मदा बांध के विस्थापितों को लिए कहा था और उसमें कंटेम्प्ट, उसमें कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये गरीबों का न्याय की रक्षा नहीं करती, इस तरीके का कुछ उन्होंने कहा था, तो उसमें कंटेम्प्ट हुआ था और उस कंटेम्प्ट के लिए अरुंधति को भी सिर्फ 1 दिन की शायद सजा दी गई थी। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे ये नोशनल ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और कि जो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये बताना कि जो सुप्रीमेसी है वो सुप्रीम कोर्ट की ही है, उसमें हम लोग कहीं पे भी कोई कोताही नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और उसको सर्वोपरि करना होगा। ये एक इसका ये बात है, क्योंकि इन तरह के जजमेंट्स में हमेशा नोशनल ही जो जुर्माना किया जाता है या सजा दी जाती है वो नोशनल होती है। ये परंपरा है एक। जी, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के माफ़ी मांगने से इनकार करने के बाद उनकी सज़ा पर अपना जो फैसला था वो रिजर्व कर लिया था, सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से भूषण को माफ़ करते हुए सज़ा न दिए जाने की अपील की थी। वेणुगोपाल ने अदालत में ये भी कहा था कि हायर जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर मौजूदा और रिटायर्ड जजेस ने भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को भूषण को उनके 2 ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट के एक और मामले में सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। ये 2009 का मामला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के इस मामले को 10 सितंबर तक टालते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया है। इस मामले में प्रशांत भूषण ने 2009 में अपने दिए गए बयान पर खेद जताया, लेकिन बिना शर्त माफ़ी नहीं मांगी थी। साल 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के 8 चीफ जस्टिस रहे फॉर्मर चीफ जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। मेरा दूसरा सवाल संजय आपसे ये है, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बीच के फ़र्क और इसकी जो लाइन है, सीमा रेखा है, वो कैसे समझाएंगे आप हमें? देखिए, आर्टिकल 19(1) जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है भारत के हर नागरिक को, और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे अहम अधिकारों में से एक है। मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ये, ऐसा कई निर्णयों में कहा गया है।
और उसी के साथ 19(2) में एक ये बताया गया है कि किन परिस्थितियों में इस अधिकार को पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और वही एक उनमें से एक एक्सेप्शन ये भी है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, इस तरह पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे हमारे केस में भी ये देखना, देखिए जो न्यायपालिका है वो एक हमारी जो व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ जिससे हम गवर्न होते हैं, उसमें सबसे ऊपर है। वो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरीके से अगर कोई भी मर्यादा को छेड़ने का प्रयास करता है, उसके साथ गलत काम करता है, तो वो बैन है, वो क्रिटिसाइजेबल है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि 19 में जो आर्टिकल 19 में जो हमें दिया गया है अधिकार, अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आपके पास तथ्य हैं, अगर आपने एलिगेशन लगाया है कि ये जजेस भ्रष्ट हैं, तो आपके पास अगर उसके तथ्य हैं तो निश्चित तौर पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपके पास तथ्य हैं। तो यही एक और मामला है, उसमें अभी सब लोगों की ये आंखें, हम लोगों की सबकी सुप्रीम कोर्ट पे है कि ये बताए सुप्रीम कोर्ट हमको कि क्या तरीका होना चाहिए, क्या एक प्रोसेस है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए कि अगर जजेस की शिकायत हो तो सीजीआई को करना है, सीजीआई किस तरीके से उसको टेकअप करेंगे। ये सब चीजें एक सेटल्ड वे में नहीं है। हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों का वर्णन किया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज पे एक एस्टेब्लिश्ड लॉ की जो कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस देने की एक आवश्यकता है, ये मेरा मानना है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस मामले का हम जिक्र करें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी आया था। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस से मुखातिब हो रहे हों सुप्रीम कोर्ट की ही शिकायत करने के लिए। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने भूषण का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया था। जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम ये मानते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही नहीं था। इसका उदाहरण देकर अवमानना के दोषी, कंटेम्प्ट का जो दोषी है, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए थे। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो फैसला आया है, जो बात ₹1 जो आप नोशनल बता रहे हैं, इसके कोई दूरगामी इम्प्लीकेशंस आपको दिखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर? ठीक है, वो जो सज़ा है ₹1 है और ना देने पर 3 महीने की वो जेल वगैरह है, वो सब कुछ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कटेल्ड, इसके कोई दूरगामी परिणाम आपको दिखते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जब राजीव धवन जी ने ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 जजेस ने आके वही बात कही जो प्रशांत ने कही थी, और वो मतलब उसके करीब की बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सही नहीं हो रहा है, तो आज की इस बेंच में क्रिटिसाइज किया उस बात को कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसी भी तौर पे देखिए, इसका जो आप कह रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि उस चीज से दोनों को मिलाने की, ना मिलाने की बात कही आज कोर्ट ने, लेकिन इसकी रिपरकशन अवश्य है। इसका दूरगामी प्रभाव ये है कि अब अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति को क्या प्रोसेस अडॉप्ट होना चाहिए, एक लिमिट में रहते हुए किस प्रकार से फेयर क्रिटिसिज्म करना है, ये चीज अगर कोई व्यक्ति कहना चाह रहा है तो निश्चित तौर पे उसको बात सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर ₹1 जो फाइन है वो अगर नहीं देते हैं प्रशांत भूषण, जो उन्होंने मना किया कि मैं दूंगा, अगर वो नहीं देते तो इसका कितना कुप्रभाव है। 3 महीने की सजा और 3 साल तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एक अपने आप में बहुत सख्त उसका नजरिए से देखा जाएगा अगर वो नहीं करते, लेकिन वो कर रहे हैं। और लेकिन इसका प्रभाव तो है ही, निश्चित तौर पे ये आज समझना पड़ेगा कि क्या फेयर क्रिटिसिज्म है और क्या कंटेम्प्ट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है और उसको
फिर डिफरेंशिएशन को देखने के बाद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फेयर कमेंट, फेयर क्रिटिसिज्म एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ही फॉलो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय चड्ढा, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना क्राइसिस और लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून की इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। हमारी जीडीपी यानी जो 2014 में करीब 7.9 थी, अब वो घटकर -23.9 हो गई है। जिस बात की आशंका थी, शुरू से चेतावनी देते आ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं सुना गया था, अभी भी नहीं। अभी भी कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से। हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड से पहले ये अर्थव्यवस्था की जो हालत थी, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से, वो तो फिसलती जा ही रही थी। कोरोना का बहाना है। बहरहाल अब तस्वीर सामने आई है। ये जो फिगर्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अप्रैल से जून तिमाही जो है उसकी जीडीपी की फिगर्स जारी किए हैं। ये सरकार की फिगर्स हैं, -23.9%। और पिछली तिमाही में ये तादाद थी, ये प्लस था, 3.1% था, एकदम फिसल कर -23.9% हुआ है। इसका क्या असर होगा हमारी मार्केट्स पर, नौकरियों पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर, ये डिटेल में इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ है। बहरहाल गिरावट की वजह शुरू के 2 महीने जो पूरा लॉकडाउन लगा दिया था 4 घंटे के नोटिस पे, उसको माना जा रहा है। और फिर राज्यों से सलाह नहीं ली गई थी, उसके बाद राज्यों पर छोड़ दिया गया था सब कुछ कि पार्शियल लॉकडाउन, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, एक ये भी वजह उसको माना जा रहा है। रेटिंग एजेंसी है ICRA, उसने भारत की जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में करीब 17% की गिरावट का अनुमान लगाया था। वहीं 8 कोर सेक्टर्स जो हमारे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के, उनकी तस्वीर ने भी हमें मायूस किया है, निराश किया है। जुलाई के महीने में ये 8 इंडस्ट्री जो होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में 9.6% की गिरावट आई है। ये लगातार 5वां महीना है। जबकि बुनियादी जो हमारे उद्योग हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुई है। जुलाई में फर्टिलाइज़र को छोड़कर बाकी 7 सेक्टर जो है, कोर सेक्टर जिन्हें माना जाता है, 7 सेक्टर, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो, इस्पात, सीमेंट और बिजली के जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार जैसे सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान कर रखते हैं। और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स के कारोबार पर बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र है वो अलग से है, जिसकी कमर तोड़ दी नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से, और फिर 4 घंटे के नोटिस पर जो लॉकडाउन लगाया बिना राज्यों की सलाह लिए, और फिर राज्यों पर छोड़ दिया। बहरहाल आपदा में अवसर ढूंढना हमारी मौजूदा सरकार की एक स्ट्रैटेजी है। अब दोष कोरोना पर दिया जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है। जब कोरोना से भी लड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था का हाल ये हो रहा है, उसके अलावा आप देख रहे हैं सरहद पर भी जो तनाव है, जो स्थिति बन रही है, इस सब के बीच हमारे प्रधानमंत्री देसी खिलौनों की और देसी कुत्तों की बात कर रहे हैं मन की बात में। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।